गुड मॉर्निंग डियर। मैं जागृति आपको कक्षा 10 का जैव प्रक्रम पाठ पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ इस जो मेरा ये वीडियो है स्पेशली ये आपका पोषण के ऊपर है और पोषण में भी हम इसमें स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पोषण के साथ कि पोषण क्या होता है या पोषण से हम क्या समझते हैं। ठीक है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं और तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग करते हैं। देखिए, पोषण है आपके खाना लेने का तरीका। आप खाना किस तरीके से लेते हैं, उस खाने का इस्तेमाल शरीर की और जो जैविक प्रक्रिया है उनके लिए कैसे करते हैं, जैसे शरीर का बढ़ना या जो चोट लगी है उसका वापस से रिपेयर होना। इन चीज़ों में आपका जो ये जो तरीका है ना कि खाने का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ये पोषण कहलाता है। ठीक है, इसके अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहला चरण इसका होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब अपने मुंह से आप खाने को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, उसे आप अंतर्ग्रहण कहेंगे। दूसरा आती है आपकी पाचन, कि खाना आप जिस फॉर्म में खाना ले रहे हैं, जिस रूप में आप खाना खा रहे हैं, वो काफ़ी जटिल है। उस रूप से जो हमारा शरीर है वो पोषक तत्व नहीं निकाल सकता है। ठीक है, इसीलिए उस जटिल भोजन को सरल भोजन में क्या करा जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका अवशोषण। हमने 3 चीज़ें कर ली। हमने अंतर्ग्रहण कर लिया, मुंह में खाना ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में उसका पाचन भी हो गया है। अब वो किस फॉर्म में चेंज हो गया है, सरल भोजन के रूप में। अब इस सरल भोजन का क्या होता है, इस भोजन का अवशोषण होता है। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो ये जो अवशोषण होता है ये जनरली हमारी छोटी आंत में किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप होता है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब, अब देखिए, मान लीजिए इस ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन में यहाँ पे मतलब ये जो अंग है, यहाँ पे आपका क्या बना है, भोजन आपका जटिल से सरल टूट गया है और यहाँ पे इसका अवशोषण हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इसी उसकी सेल्स में या इसी उसकी कोशिका में ही भोजन अवशोषित रहेगा? नहीं, उसको कहाँ जाना होगा, उसे अलग अलग भागों में जाना होगा। ठीक है, तो ये जो आपका अलग अलग भागों में जब भोजन जाता है, जो पाचित भोजन अलग अलग कोशिकाओं में जाता है या अलग अलग अंगों में जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। उसके बाद लास्ट वाला है उत्सर्जन। उत्सर्जन हमने पहले भी पढ़ा है या फिर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा। लेकिन उत्सर्जन क्या होता है आपका, जितना अपाचित भोजन है, जो जिससे आप तो पोषक तत्व नहीं निकाल सकते हैं, जो वेस्ट है उसे बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोषण तत्व क्या होता है। देखिए, बच्चे बहुत आपका कंफ्यूज करते हैं कि पोषण और पोषक तत्व में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है। हमने पोषण पढ़ लिया। पोषण क्या है, खाना लेने का तरीका है, उस खाने का इस्तेमाल हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की और जैविक प्रक्रियाओं में किस तरीके से हो रहा है, ये क्या है, हमारा पोषण है। लेकिन पोषक तत्व क्या होता है, उस खाने में से, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो हमारी बॉडी की उस ग्रोथ को या हमारे बॉडी के जो बदलाव हो रहे हैं या फिर बॉडी में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, विकास हो रहा है, उसके लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी आवश्यकता जीव को अनेक प्रकार दैहिक जैविक कार्यों के संचालन के लिए होती है, उन्हें क्या कहते हैं आप, पोषण तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इत्यादि। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जीव, जो जीव हैं, हमने जीव को पोषण के आधार पे 2 उसमें भागा है, एक तो स्वपोषी और एक है आपका विषमपोषी। देखिए, नाम से ही हमने पढ़ लिया। देखिए, हम सब पढ़ चुके हैं, पोषण पढ़ चुके हैं, पोषण तत्व पढ़ चुके हैं। हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि पोषण और पोषण तत्व में क्या डिफरेंस है। अब हम ये पढ़ेंगे कि पोषण के आधार पर जीवों को किस प्रकार बांटा गया है या विभाजित किया गया है। ठीक है, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। पहला है आपका स्वपोषी। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्व मतलब खुद, ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो पौधों में होती है, क्योंकि पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो उनको क्या क्या चाहिए होता है, उन्हें जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं विषमपोषी। विषमपोषी ऐसे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे या परोक्ष रूप से कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए गाय है, गाय सीधे क्या खाती है, आपका घास खाती है। घास क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, तो गाय सीधे रूप से स्वपोषियों पे
निर्भर है। लेकिन अब मान लीजिए बाघ है, बाघ क्या खा रहा है, बाघ गाय को खाएगा और गाय खा रही है घास को, तो बाघ इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि बाघ जिस प्राणी को खा रहा है, बाघ खा रहा है गाय को और गाय खा रही है आपकी घास को, तो बाघ गाय पे डिपेंड है और गाय किस पे निर्भर है, घास पे। तो परोक्ष रूप से जो बाघ है वो घास पे डिपेंड है, क्योंकि अगर गाय को घास नहीं मिलेगी तो गाय जीवित नहीं रहेगी, गाय जीवित नहीं रहेगी तो बाघ गाय को नहीं खा पाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो विषमपोषी जीव है वो सीधे या परोक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, आपका स्वपोषी जीवों के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका एंजाइम्स। हम एंजाइम्स केमिस्ट्री में भी या रासायनिक विज्ञान में भी हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा है जिन्हें बोलते हैं हम उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया की जो दर है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक ये कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, ये इससे छोटे छोटे इसके उत्पाद बन रहे हैं, ये इसको टाइम लगता है 5 मिनट का, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसमें एक उत्प्रेरक डाल दिया है, उत्प्रेरक डाल दिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जहाँ ये प्रक्रिया 5 मिनट में हो रही थी, वहीं अब ये प्रक्रिया 1 मिनट में हो जा रही है, ठीक है। तो क्या क्या सही है, ये समझ में आ रहा है आपको कि उत्प्रेरक क्या काम करते हैं। उत्प्रेरक आपका काम करते हैं कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया की क्या कर देते हैं, उसकी दर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहीं पे लिखा है एंजाइम्स को आप जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। हमें पता चल गया उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ा देंगे। तो जैव उत्प्रेरक क्या होता है, हमारा शरीर में या हमारे शरीर में, किसी जीव के शरीर में ऐसे उत्प्रेरक, जो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपकी जो रासायनिक प्रतिक्रिया है उसकी दर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। लेकिन एक मज़ेदार बात ये होती है कि ये उस प्रतिक्रिया में उपभोग नहीं होता, मतलब इनका उस प्रतिक्रिया में उपभोग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब एक आपका रिएक्टेंट से, मतलब जो आपका जो लास्ट फाइनल उत्पाद बनेगा उसमें आपका एंजाइम टूटकर कुछ भी नहीं बनाता, वो जैसा आया था उसी रूप में वहाँ से प्रतिक्रिया संपन्न कराने के बाद वहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका स्वपोषी प्रणाली क्या है, ठीक है। स्वपोषी प्रणाली, इसमें अब देखिए स्वपोषी जीवों के बारे में हमें पता है कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उनको क्या क्या चाहिए होता है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उन्हें जल चाहिए, उन्हें क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, यही तो चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि वो इसको ले कैसे रहे, ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अपचयन हो जाता है और वो बनाती है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये जो जल का अणु है, हम पढ़ेंगे इसे बाद में कि जो जल का अणु है ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगा उसमें इसका डिटेलिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन गया है। अब कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके से यूज़ होता है। पहला, परिवहन के लिए। मान लीजिए इस पत्ती में यहाँ पे बना खाना, हम सबको पता है कि जो पत्तियाँ हैं वो पौधों का किचन होती है या रसोई घर होती है, क्योंकि खाना वहीं पे बनता है। इस पत्ती में खाना बना है, लेकिन खाना और भागों में भी पहुँचाना है पेड़ के, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे उसका परिवहन होगा। लेकिन जब खाने का परिवहन होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का एक अलग रूप में होता है जिसे बोलते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिस रूप में, और सुक्रोज के रूप में ही क्या होगा, खाने का परिवहन होगा, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए, जैसे हम गांव में गेहूं लेते हैं या घरों में गेहूं लेते हैं साल भर का पूरा एक साथ, तो क्या वो हम गेहूं सब एक साथ खाने के लिए लेते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, उसका संचित करते हैं, ठीक है। तो सेम यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स भी करते हैं, जितना आपको चाहिए उतना परिवहन करवाएंगे और बचा हुआ उसका क्या करते हैं, भंडारण कर देते हैं या उसको संचित कर देते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पौधों में जो खाना है या भोजन है वो किस रूप में संचित किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे स्टार्च के रूप में। और यदि आपसे पूछा जाता है कि खाना पौधों में किस रूप में परिवहन होता है, तो आप बोलेंगे सुक्रोज, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है। उसके अलावा जो जंतुओं में अगर हमारी बात करें तो हमारे शरीर में भी, मानव शरीर में भी जो खाना है उसका वो संचित होता है, ठीक है। जितना एनर्जी चाहिए उतना खाना यूज़ होता है और बाकी खाना क्या कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है। तो हमारे शरीर में खाना संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पौधों में आपका जो खाना है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है और मानव शरीर में आपका सुक्रोज के रूप, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक, ओके।
नाउ अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या प्रक्रिया हो रही हैं। पहली प्रक्रिया होती है, हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल चाहिए। भाई ये क्लोरोफिल क्यों चाहिए? ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल का काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा का क्या करना? अवशोषण करना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में प्रकाश ऊर्जा को आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अपचयन कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं शायद लिखना भूल गई हूँ। ये जो सेकेंड वाला स्टेप है, इस स्टेप में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो जल का अणु है, वो टूट कर बनाता है आपका H पॉजिटिव, हाइड्रोजन बनाएगा, प्लस वो बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो चीज़ें बनाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से, मतलब किसके अपचयन होने से, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से बनती है या वो वाटर या जल के अणु के टूटने से बनती है? तो आपका उत्तर होगा कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन जो पौधे वातावरण में छोड़ते हैं, वो आपकी वाटर मतलब जल के अणु के टूटने की वजह से बनती है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हमने पढ़ लिया कि हमने पढ़ लिया क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। उसके बाद वो प्रकाश ऊर्जा क्या कर ली जाती है? रासायनिक ऊर्जा में आपका परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक है, तो हम भी पढ़ लेते हैं कि क्लोरोफिल है क्या एक्चुअल में। ये एक हरित लवण है, एक लवण है जो हरा कलर देता है, इसीलिए से हरित लवण कहते हैं। और जो पौधे हरे दिखाई देते हैं वो हमें क्लोरोफिल की वजह से ही दिखाई देते हैं। अब जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसमें कुछ एक ऐसा कोशिकांग पाया जाता है जिसे प्लास्टिड कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये हरित लवण पाया जाता है, या कोई सा भी लवण पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोशिकांग जिसमें हरित लवण पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब दिन में क्या हो रहा है, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है कुछ पौधों में दिन में होती है। ठीक है, तो दिन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल का अणु है वो मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट बना दे रहे हैं। C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये जो H न्यू मैंने आपको लिखा है इस तरीके से, इसका जो डिनोशन है, मतलब ये दिखाने के लिए कहते हैं कि प्रकाश है वहाँ पे। ठीक है, और क्लोरोफिल, ये तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें रात्रि के टाइम पे प्रकाश संश्लेषण, ऐसा कहते हैं कि कुछ पौधों में रात्रि के टाइम पे प्रकाश संश्लेषण होता है। एक्चुअल में वहाँ पे हो क्या रहा होता है? रात्रि के टाइम पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि उन प्रकाश संश्लेषण के लिए तो सूर्य की ऊर्जा चाहिए। जैसे अब रेगिस्तान में रहने वाले पौधे हैं, अगर वो दिन के टाइम पे अपनी सारी प्रोसेसेस करेंगे, जितनी भी प्रक्रिया है, अगर वो दिन के टाइम पे करते हैं तो उनमें से जो पानी का जो लॉस है, उनमें पानी की बहुत कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ काम आधा रात को करके रखते हैं और कुछ काम अगले दिन में करते हैं। तो देखिए रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और उस CO2 से आपका एक मध्यवर्ती उत्पाद बना देते हैं। ठीक है, रात को जो CO2 ग्रहण करें उसको किस में चेंज कर देते हैं? मध्यवर्ती उत्पाद में। और अगले दिन के टाइम पे जब सूरज निकला है, क्योंकि क्लोरोफिल उनमें है ही और सूर्य निकल गया है, तो वो जो मध्यवर्ती उत्पाद है उसे किस में चेंज कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि ये रंध्र क्या होते हैं। रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र क्या होता है? पत्ती की सतह पे कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनमें से आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब हमने ये सुना कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? ये सब किसके द्वारा करते हैं? रंध्र के द्वारा करते हैं। हम अभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती है। उसके अलावा रंध्र के अलावा, मतलब गैसों के आदान प्रदान के अलावा, रंध्र का एक और काम होता है जो कि होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब पौधों से आपका पानी का वाष्प के रूप में जो आपकी हानि होती है उसे क्या कहते हैं हम? वाष्पोत्सर्जन। हम ये सभी चीज़ डिटेलिंग में हैं, आगे आप मेरे साथ इसमें कंटिन्यू रहिएगा। वीडियोस में मैं आपको सभी चीज़ डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये है। अब पहले चीज़ हम पढ़ेंगे कि रंध्र छिद्र किस तरीके से खुलता है। ओके, तो रंध्र छिद्र में क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये होती हैं आपकी रक्षक कोशिकाएं। ओके, ये रक्षक कोशिकाएं हैं। इसके बाहर से आपकी होती हैं सहायक कोशिका, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ। और जो ये बीच का पोर्शन है ब्लू कलर का, ये वाला पोर्शन होता है रंध्र छिद्र। तो रंध्र छिद्र खुलता कैसे है? ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, इससे क्या करता है, जो जल है वो अंदर आ जाता है आपके रक्षक कोशिकाओं में। ठीक है, जब ये जल अंदर आता है तो क्या होता है कि रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाएंगी?
फूल जाएंगे, उनके फूलने से जो कोशिका रंध्र छिद्र है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो मैंने सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि रक्षक कोश में जल आता है, किसके द्वारा, सहायक कोशिका के द्वारा, मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए, ठीक है। उसके अलावा आपका रक्षक कोष में उभार आता है, वो फूलेगा और फाइनली क्या होता है, रंध्र छिद्र आपके क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार और डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये पहले थी रंध्र छिद्र, बिल्कुल बंद से हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ, सहायक कोशिका में इसमें जल आया, जल आएगा तो ये रक्षक, ये आपको इनमें उभार आ जाएगा, ये फूल जाएंगे। तो इनके फूलने से क्या होगा, जो रक्षक कोशिका है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। अब देखिए, पहले ये छिद्र इतना सा था, अब ये छिद्र कितना हो गया है, इतना, मतलब ये छिद्र क्या हो चुका है, खुल चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, छोड़ देगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे बनी हुई है, ये ऑक्सीजन बनी है जल के अणु के टूटने की वजह से प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रंध्र छिद्र बंद कैसे होता है। सेम वही जो अभी तक हमने पढ़ा, रंध्र छिद्र खुलने के लिए जल को सहायक से आपका कहाँ जा रहा था, रक्षक कोशिका में, ठीक है। इसका उल्टा होता है जब कोशिका रंध्र छिद्र को बंद होना होता है। तो ये रंध्र छिद्र जब बंद होता है तो ये पानी यहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, या यहाँ से क्या हो जाता है, पानी की हानि हो जाती है, ठीक है। अब वो हानि किसी भी वजह से हो सकती है। जनरली जो हानि का कारण होता है वो होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की वजह से जनरली वो हानि होती है। तो हानि होने की वजह से जो रक्षक कोष है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वो सिकुड़ जाता है तो द्वार क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक दिखाऊं तो मान लीजिए ये पहले रक्षक कोष खुला हुआ था, रंध्र छिद्र, अब ये सिकुड़ेगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, बंद हो गया। यही है आपका। अब यहाँ पे तक मैंने आपको बताया कि रंध्र छिद्र कैसे खुलते हैं या बंद होते हैं। रंध्र छिद्र के खुलने बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन होती है बाहर जाती है। अभी तक हमने जो पढ़ा मैं उसका पूरा एक डिटेलिंग एक साथ लेके पढ़ाऊंगी। पहले आप ये देखिए कि क्या हो रहा है, सूर्य है, सूर्य से आपका सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कौन लेगा, क्लोरोफिल होगा। मैं इसको जूम करती हूँ, देखिए क्लोरोफिल ने लिया। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ हमने पढ़ा, जल, मिट्टी में क्या होता है, जल होता है। उसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब जल के द्वारा आपका मिट्टी के थ्रू या रूट के द्वारा, मतलब जड़ के द्वारा कहाँ जाते हैं, आपके पेड़ में, ठीक है। उसके अलावा हमने देख लिया कि सूर्य की ऊर्जा अवशोषित हो चुकी है और आपका जो जल है वो भी जा चुका है। और लास्ट चीज़ होती है CO2। अब CO2 भी चाहिए, तो CO2 चाहिए तो CO2 कौन लेता है, रंध्र छिद्र लेते हैं, ठीक है। रंध्र छिद्र के द्वारा, यही तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो रंध्र छिद्र है वो CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन जो बनी है उनके अंदर उसको क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। ये जो नाइट्रोजन होते हैं या ये जो एलिमेंट्स हैं ये ले रहे हैं, इनका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में होता है, ठीक है। और एक बात मज़े की ये है कि जब आप नाइट्रोजन वातावरण में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, लेकिन पौधे जैसे CO2 को ले रहे हैं ऐसे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। जो मिट्टी की जड़, पेड़ों की जड़ होती है, मतलब मिट्टी में यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और इसी फॉर्म में, इसी रूप में पौधे फिर क्या करते हैं, इस जो नाइट्रोजन है उसे लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो आप लोग बोलेंगे नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।